अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं फार्मेको एक्सपर्ट। द टॉपिक वी विल डिस्कस इज़ ऑल अबाउट कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, स्पेशल रेफरेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी बाय जेपी। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेज इट्स फ्लूइडिटी एंड कन्वर्ट टू जेली लाइक मैस, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड की फ्लूइडिटी यानी कि उसकी फ़्लो करने की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है एंड कन्वर्ट टू जेली लाइक मैस, वो एक जेली लाइक मैस बन जाता है। फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, देयर आर 13 फैक्टर दैट इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग एंड दैट आर इन द ब्लड बट इन द इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि वो 13 के 13 फैक्टर ब्लड में मौजूद होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और फिर वो सीरीज ऑफ रिएक्शन, कैस्केड ऑफ रिएक्शन के थ्रू एक्टिवेट होते हैं। वन बाय वन हम इन फैक्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन फाइब्रिनोजेन, सेकेंड वन प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम, फिफ्थ लेबाइल फैक्टर, सिक्स प्रेसेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, यानी कि इसकी प्रेसेंस अभी प्रूव्ड नहीं हुई। सेवन्थ फैक्टर स्टेबल फैक्टर, एट्थ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9 क्रिस्मत फैक्टर, 10th स्टोर्ड पावर फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 हेगमैन फैक्टर एंड 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। व्यूअर्स, इन 13 फैक्टर्स को हमें वन बाय वन याद करना पड़ेगा, इन सबको याद रखना पड़ेगा ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप्स की समझ आ सके। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की स्टेजेस में 3 अहम स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ स्टेप्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहला स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। थर्ड वन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। इन तीनों स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस दैट एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 वेज, इंट्रिंसिक पैथवे एंड एक्सट्रिंसिक पैथवे। इन दोनों पैथवेज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक पैथवे, व्हेन ब्लड वेसल रप्चर कोलेजन बीनीथ एंडोथेलियम एक्सपोज, यानी कि जब हमारी ब्लड वेसल फटती है या इंजरी होती है तो जो कोलेजन होती है एपिथेलियम लेयर के नीचे वो डायरेक्ट जो है ब्लड को एक्सपोज हो जाती है। दैट लीड्स टू एक्टिवेट फैक्टर 12 इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजेंस, जो कि फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजेंस। एक्टिवेटेड फैक्टर 12 एक्टिवेट्स फैक्टर 11 in the presence of high molecular weight kinogens, and in return activated factor 11 activates factor 9 in the presence of factor 4 calcium। गाइस, हम इन सब फैक्टर्स को हमें सीक्वेंस के साथ याद करना है। ज़्यादा इजी है कि बंदा नंबरिंग के थ्रू एक दफ़ा लिख के चेक कर ले। देन एक्टिवेटेड फैक्टर 9 activates factor 10 in the presence of factor 8 and factor 4 calcium. Platelets come in contact with collagen and activate release phospholipids, यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, जब वो कम इन कंटैक्ट विद कोलेजन, जब वो कोलेजन के साथ कंटैक्ट में आते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इसका रोल हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने फॉस्फोलिपिड रिलीज किया है, इसका रोल क्या है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। लास्ट स्टेप ऑफ कैस्केड इंट्रिंसिक पैथवे, activated factor 10 react with phospholipids and factor 5 in the presence of factor 4 to form prothrombin activator, यानी कि जो लास्ट था फैक्टर 9 जो एक्टिवेट हो गया था उसने एक्टिवेट किया था फैक्टर 10 को। फैक्टर 10 ने फॉस्फोलिपिड्स जो प्लेटलेट्स ने एक्टिवेट होकर सिक्रीट किए थे उनकी प्रीसेंस में और फैक्टर 5 की प्रीसेंस में और फैक्टर 4 यानी कैल्शियम की प्रीसेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को फॉर्म किया, यानी उसे बनाया। फैक्टर 5 एक्टिवेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन। गाइस, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फैक्टर 5 को किसी भी फैक्टर ने एक्टिवेट नहीं किया था,
लेकिन अब ये यहाँ पे आके मौजूद है, तो ये कहाँ से आया, इसको हम एट द लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आया। एक्सट्रिंसिक पैथवे, डैमेज टिश्यू सिक्रीट टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3 एक्ट एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, यानी कि जो हमारे टिश्यू डैमेज हुए थे उन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि फैक्टर 3 को सिक्रीट किया। डैट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो कि एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। एंड डैट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट फैक्टर 10, यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन के यानी फैक्टर 3 के, वो एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7। ये एक्सट्रिंसिक पैथवे है। इसमें सबसे पहले डैमेज टिश्यू ने रिलीज किया फैक्टर 3 को और उसके साथ रिलीज हुए ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, जिन्होंने एक्टिवेट किया फैक्टर 10 को इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्टेप ऑफ कैस्केड, एक्सट्रिंसिक पैथवे का लास्ट स्टेप, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 with the factor 5 and phospholipids to form prothrombin activator। ये स्टेप दोनों पैथवेज में सेम है कि जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैक्टर 10 है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड्स टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन। फॉस्फोलिपिड्स और फैक्टर 5 की प्रेजेंस में फैक्टर 10 ने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन की है। अब हम रिवाइज करेंगे दोनों पैथवेज को। इंट्रिंसिक पैथवे में सबसे पहले फैक्टर 12 जो है कोलेजन के साथ इन कांटेक्ट होने की वजह से जो है एक्टिवेट हुआ, उसने एक्टिवेट किया फैक्टर 11 को, देन एक्टिवेट फैक्टर 9, फैक्टर 9 एक्टिवेट्स फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड 4। फैक्टर 10 जब एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये था इंट्रिंसिक पैथवे। अब एक्सट्रिंसिक की बात करें तो उसमें डैमेज टिश्यू ने सिक्रीट किया था थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट इज अ फैक्टर 3 एंड आल्सो प्रोड्यूस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स दैट एक्टिवेट फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7। अब जो लास्ट स्टेप है ना दोनों कैस्केड का वो सेम है कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10 जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड फॉस्फोलिपिड्स टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कि वो फैक्टर 5 की प्रेजेंस में, फॉस्फोलिपिड्स की प्रेजेंस में फैक्टर 10 जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाएगा। नेक्स्ट स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म्ड इन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पैथवे एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4। यानी कि जो पिछली पैथवेज में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4। फैक्टर 4 क्या है, कैल्शियम। इनिशियली फॉर्म थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स फैक्टर 5 दैट एक्सेलरेट प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन बाय बोथ वेज। ये वो चीज़ है जिसको मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो फैक्टर 5 है वो एक्टिवेट हो गया तो कैसे हो गया, तो वो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एक्टिवेट करेगा फैक्टर 5 को, डेट एक्सेलरेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, डेट इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वो होता है जिसमें रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो अब रिएक्शन क्या हुआ था कि रिएक्शन ये हुआ कि तमाम फैक्टर्स ने एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया, प्रोथ्रोम्बिन ने आगे थ्रोम्बिन बनाया, थ्रोम्बिन ने अब जो है फैक्टर 5 को एक्टिवेट किया है, डेट एक्सेलरेट इट्स प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उसने रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज किया, इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनएक्टिव फाइब्रोजिन इनटू फाइब्रिन। जो थ्रोम्बिन फॉर्म हुआ है पिछले स्टेप में वो फाइब्रिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको उसकी एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में चेंज करेगा by loss of 2 polypeptide pairs. Polypeptides are, you will be familiar of this term, polypeptides, peptides bonds होते हैं प्रोटीन्स में और poly का मतलब कि ज़्यादा होंगे। 2 pairs of polypeptides लॉस होंगे फाइब्रिनोजिन से तो वो चेंज हो जाएगा फाइब्रिन में और इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म को क्या कहते हैं हम, फाइब्रिन मोनोमर।
अब फाइब्रिन मोनोमर दूसरे मोनोमर्स के साथ पॉलीमराइज होगा और अरेंज करेगा एक लूजली स्टैंड, एक ऐसी लूजली स्टैंड सा स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि उस रप्चर को, जो पहले वो ब्लड वेसल में हुआ था या बाद में जो टिश्यू में हुआ है, उसको बंद कर सके। दे बिकम डेंस एंड टाइट बाय फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 8। अब जो लूज सा स्ट्रक्चर बना है वो अब डेंस होगा और टाइट होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 4 that is calcium. All tight fibrin threads aggregate to form a meshwork of stable clot. That is the end result of blood clotting. कि जो end जो tight form of fibrin threads बनाया है और aggregate to form a meshwork, यानी कि उसने एक network of fibrin threads बना दिया है, वो एक stable clot जो उस blood rupture को रोकता है। और इसका कोई भी कलर नहीं होता। अगर इसका कलर रेड हो तो इसका मतलब कि आरबीसीज के कुछ सेल जो हैं उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कैप्चर हो गए हैं। गाइस ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, अगर इससे आप देखें तो आपको बहुत जल्द समझ आएगी। जैसे कि इसमें शो किया जा रहा है स्टेज 1 इंट्रिंसिक पाथवे, सबसे पहले फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट हो गया है हाई मोलिकुलर वेट किनोजन की प्रेजेंस में, and then factor 11, then factor 9, then factor 10 in the presence of factor 5 into prothrombin activator। और उसी तरह एक्सट्रिंसिक पैथवे में टिश्यू ट्रोमा की वजह से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी फैक्टर 3 पैदा हुआ है जो आगे ग्लाइकोप्रोटीन्स और फास्फोलिपिड्स बना रहा है जो एक्टिवेट कर रहे हैं फैक्टर 10 को, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 4 कैल्शियम एंड फैक्टर 5 वो आगे कन्वर्ट हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। नेक्स्ट स्टेज हम देखें तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है और थ्रोम्बिन जो है पॉजिटिव फीडबैक के जरिए से वहां पे फैक्टर 5 को एक्टिवेट कर रहा है जो इसकी प्रोडक्शन को तेज कर रहा है। नेक्स्ट स्टेज में थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर रहा है फाइब्रिन में बाय द लॉस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ फाइब्रोजिन, वो हमने पहले पढ़ लिया। अब फाइब्रिन जो एक्टिवेट हो गया उसे कहते हैं फाइब्रिन मोनोमर। अब जो मोनोमर है वो दूसरे मोनोमर के साथ पॉलीमराइज होगा और एक लूज सा स्ट्रक्चर बनाएगा जो बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड कैल्शियम एक टाइट सा स्टेबल क्लॉट बना देगा। दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट and informative videos.